ये कहानी है राजू की, जिसके लिए उसकी दादी ही सब कुछ है। लेकिन दादी अपने खोए हुए पति यानी राजू के दादा को वापस पाने के लिए पागल सी हो गई है। दादी की खुशी के लिए राजू अपने दादा की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन वह एक बहुत ही मुश्किल जाल में फंस जाता है। असल में राजू के दादा की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी और वह एक भूत बनकर एक पुरानी हवेली में बहुत सारी संपत्ति की रखवाली कर रहे हैं। राजू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पहुंचता है और अपने मरे हुए दादा के जाल में उसी हवेली में फंस जाता है। अब राजू और उनकी गर्लफ्रेंड का क्या होगा, देखेंगे आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत हैदराबाद के नरसापुर जंगल से होती है। वहाँ एक आदमी लावारिस हड्डियां लेकर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। वह एक रेस्टोरेंट में रुकता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि बाहर का खाना मना है। वह कहता है ये खाना नहीं बल्कि लाश की हड्डियां हैं। तभी उसके पैसे उड़कर जंगल में चले जाते हैं। पैसों का पीछा करते हुए वह जंगल में जाता है, जहाँ उसका सामना एक मगरमच्छ से होता है। जान बचाने के लिए वह एक पुरानी हवेली में घुस जाता है। वहाँ सब कुछ बहुत अजीब था। दीवारों पर बनी आंखें हिल रही थी और पियानो अपने आप बज रहा था। वहाँ एक बिना सिर वाली लाश भी पड़ी थी। जैसे ही वह आदमी एक सिंहासन के पास पहुँचता है तो एक अदृश्य आवाज ने उसे सब कुछ छोड़ने को कहा। तभी उसे बिना सिर वाली लाश ने तलवार से उस आदमी को मार दिया। इसके बाद कहानी राजू पर आती है। राजू बाजार में अनीता नाम की लड़की को परेशान करने वाले गुंडों को सबक सिखाता है। राजू की दादी को भूलने की बीमारी है, जिसे अल्जाइमर्स डिजीज कहते हैं। वह हमेशा अपने पति को ढूंढते रहती है। राजू उन्हें समझाता है कि दादाजी अब मर चुके हैं, लेकिन दादी मानने को तैयार ही नहीं होती, क्योंकि उनके गले में अभी भी मंगलसूत्र है। राजू अपनी दादी को घर लाता है, लेकिन दादी खाना पीना छोड़कर सिर्फ दादा की तस्वीर देखती रहती है। राजू थोड़ा नाराज होता है तो दादी वादा करती है कि वो अब दादा को याद नहीं करेगी, लेकिन बीमारी की वजह से वह फिर भूल जाती है और फिर से अपने पति को याद करने लगती है। अगले दिन राजू का एक दोस्त मिलता है और बताता है कि उसकी शादी होने वाली है, और वह अपनी फोटो भी दिखाता है। राजू जब वह फोटो देखता है तो उस फोटो के कोने में अपने दादा जैसा कोई आदमी दिखाई देता है। वह फोटो अपनी दादी को दिखाता है तो दादी बोलती है, यही तुम्हारे दादा है। राजू अपने दोस्त से पूछता है कि ये फोटो कहाँ की है। दोस्त बताता है ये चार मीनार की फोटो है। राजू वहाँ एक पुलिस ऑफिसर को फोन करता है। पुलिस वाला कहता है ये केस बहुत पुराना है और इसे सुलझाने में कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे। राजू के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वह अनीता के पिता से 5 लाख रुपए ले लेता है। निकलने से पहले दादी राजू से कहती है, लौटते समय अपने साथ गंगा, राजू और सोने की संदूक भी लेकर आना, वरना दादा वापस नहीं आएंगे। राजू वहाँ से निकल जाता है और पीछे से दादी का ख्याल रखने के लिए एक आदमी को पैसे दे देता है। चार मीनार पहुंचकर राजू को एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है, जो खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताता है। रास्ते में राजू को एक सिस्टर दिखाई देती है जिसका नाम बेसी है। राजू को वह पसंद आ जाती है और वह उसके पीछे चर्च चला जाता है। चर्च में एक छोटी बच्ची की वजह से हंगामा हो जाता है और बेसी को पता चलता है कि राजू उसे देख रहा है। बाद में राजू को पता चलता है कि उस छोटी बच्ची के दिल का ऑपरेशन होना है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। ये सुनकर राजू अपने 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए बच्ची के इलाज के लिए दे देता है। वैसे यह देखकर राजू की बहुत इज्जत करने लगती है और उसे भी धीरे धीरे राजू से प्यार होने लगता है। इसके बाद राजू पुलिस स्टेशन आता है। वहाँ वह बताता है कि उसके दादा देवनगर साम्राज्य के राजा थे। गंगा राजू उनके यहाँ काम करता था और एक दिन वह सोने की संदूक लेकर भाग गया। दादा उसी संदूक को खोजने के लिए निकले थे, फिर कभी वापस नहीं आए। इसी बीच कहानी में गंगा राजू को दिखाया जाता है, जो जंगल में सांप पकड़ रहा था। दूसरी तरफ बेसी भी राजू के सपनों में खोई रहती है, जबकि उसकी सहेली उसे याद दिलाती है कि वह एक नन बनने वाली है। उसकी सहेली उसे बोलती है कि तुम जिस लड़के के बारे में सोच रही हो, देखो वह कल चर्च आता है या नहीं। अगले दिन राजू सच में बेसी की तलाश में चर्च पहुंच जाता है। बेसी उसे कंस्ट्रक्शन में बुलाती है। राजू को पता चल जाता है कि पर्दे की दूसरी तरफ उसकी एंजल यानी बेसी ही है। राजू वहाँ अपने प्यार का इजहार करता है और बोलता है कि दादा को ढूंढने के बाद वह उससे शादी करना चाहता है। बेसी यह सुनकर खुश होती है और उसे आशीर्वाद देती है। राजू बहुत खुश होकर घर पर क्रिसमस की तैयारी शुरू कर देता है और सांता क्लॉज भी बुलाता है। तभी उसके पास बेसी का फोन आता है। पुलिस राजू के दादा की तलाश में बेसी के पास पहुंची थी, क्योंकि बेसी ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। बेसी कहती है कि तुम्हारे दादा एक धोखेबाज हैं। उन्होंने हॉस्पिटल में एक बच्चे के इलाज के लिए कुछ पैसे चुरा लिए थे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दादा ने बेसी को अपनी बातों में फंसाकर पैसे लिए थे। राजू अपने दादा के बारे में यह सब सुनकर हैरान रह जाता है। वह पुलिस स्टेशन से अपनी दादी को फोन करता है और पूछता है, क्या दादाजी धोखेबाज थे? दादी कहती है, नहीं, तुम्हारे दादा तो बहुत अमीर थे और दूसरों की मदद करते थे। ये सारी बातें असली गंगा राजू थाने में छुपकर सुन लेता है। अगले दिन बेसी बार बार फोन करती है और राजू से अपने 3 लाख रुपए मांगती है। राजू परेशान होकर फोन काट देता है। तभी सीआई पुलिस ऑफिसर का फोन आता है। वह कहता है, केस के लिए 5 लाख रुपए तय हुए थे, तुमने अभी तक सिर्फ रुपए लाख दिए हैं। बाकी के 3 लाख रुपए 5 मिनट के अंदर लेकर आओ, वरना खैर नहीं। मामा और राजू दोनों 3 लाख रुपए की टेंशन में थे।
तभी भैरवी नाम की एक लड़की 1 करोड़ रुपए का भरा बैग लेकर राजू के सामने आती है। राजू हैरान हो जाता है कि कोई इतने पैसे क्यों देगा। भैरवी बताती है कि राजू के दादा ने उसके नाना की बहुत मदद की थी, इसलिए उसके नाना ने ये पैसे भेजे हैं। लेकिन शर्त यह है कि यह पैसे सिर्फ दादा के हाथ में ही देने हैं। राजू और मामा को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए वह बैग लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। राजू उन गुंडों को पीटकर बैग बचा लेता है। ये देखकर भैरवी खुश होकर राजू को गले लगा लेती है। उसी समय वहाँ से बेसी और दूसरी नंस गुजर रही होती है। बेसी ये देखकर दुखी हो जाती है। राजू को जब पता चलता है कि बेसी एक नन बनने वाली है और उनके लिए शादी करना मना है, तो उसका दिल टूट जाता है। राजू गम में बहुत शराब पीता है और नशे में भैरवी को ही अपनी एंजल समझकर प्यार का इजहार कर देता है। भैरवी को राजू से प्यार हो जाता है। बाद में पता चलता है कि गंगा राजू ही भैरवी का नाना है और उसी ने भैरवी को राजू के पास भेजा है। तभी अनीता का फोन आता है कि दादी घर से निकल गई है और हैदराबाद पहुंच गई है। दादी के शरीर पर बहुत सोना था, जिसे देखकर कुछ गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। राजू और भैरवी उन्हें ढूंढने निकलते हैं। जब गुंडे दादी का मंगलसूत्र छीनने की कोशिश करते हैं, तब भैरवी वहां पहुंचकर गुंडों की जबरदस्त धुलाई कर देती है। भैरवी को फाइट करता देख राजू हैरान हो जाता है। आखिर में राजू भी मैदान में उतरता है और बाकी गुंडों को मजा चखाता है। जब राजू अपनी दादी के पास पहुंचता है तो दादी पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। राजू कहता है कि मैं दादाजी को ढूंढने आया था। दादी जिद करती है कि जब तक दादाजी नहीं मिलते वह राजू के साथ ही रहेगी। राजू वादा करता है कि वह 2 दिन के अंदर दादाजी को उनके सामने ले आएगा। अगले दिन राजू को गंगा राजू दिखाई देता है। राजू उनका पीछा करता है और उसे पकड़कर पीटने लगता है। वह पूछता है, सोने का संदूक कहाँ है? गंगा राजू बोलता है, संदूक उसने नहीं बल्कि राजू के दादाजी ने ही चोरी की थी। राजू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी भैरवी वहां आकर उसे रोक देती है। वह बताती है कि गंगा राजू उसके नाना है और वह जो कह रहे हैं वह सच है। गंगा राजू तब राजू को उसकी दादी का असली राज बताता है। वह कहता है कि तुम्हारी दादी कोई मामूली औरत नहीं है, वह देवनगर साम्राज्य की राजमाता गंगा देवी है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गंगा देवी बहुत शक्तिशाली थी। उनके राज्य में कनका राजू नाम का एक भिखारी था। एक दिन जब रानी गरीबों में खाना बांट रही थी, तब कनका राजू ने रानी का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर सेनापति गंगा राजू ने उसे बहुत मारा और लहूलुहान कर दिया। अपमान का बदला लेने के लिए कनका राजू कसम खाता है कि वह इस पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लेगा और रानी को भी हासिल करेगा। इसके लिए वह तंत्र मंत्र और काले जादू का सहारा लेता है। वह एक तांत्रिक के पास जाता है जो कहता है कि इस काम के लिए उसे बलि देनी होगी। कनका राजू बिना सोचे समझे अपना हाथ काटकर अपनी बलि देता है। तांत्रिक बैरागी कहता है कि अब तुम्हारा खून पीने के लिए खून के प्यासे राक्षस आएंगे। कनका राजू डरता नहीं है और उसका साहस देखकर तांत्रिक उसका हाथ वापस जोड़ लेता है। फिर उसे गहरे कुएं के नीचे पाताल में तपस्या करने के लिए भेज दिया जाता है। तपस्या के दौरान एक बिच्छू कनका राजू को काट लेता है, जिससे उसका खून जमीन पर गिरता है और राक्षस वहां आ जाते हैं। तांत्रिक फिर से उसकी जान बचाता है। जब तपस्या पूरी होती है तो कनका राजू को बहुत शक्तियां मिल जाती हैं। वह वापस गंगा देवी के पास आता है और जादू से उन्हें अपने वश में कर लेता है। वो एक ही रात में उनसे शादी कर लेता है और महल का सारा खजाना लेकर भाग जाता है। जाते जाते वह चालाकी से खजाने की चाबियां गंगा राजू के हाथ में थमा देता है, ताकि सब उसे ही चोर समझे। इसके बाद लोगों ने गंगा देवी को महल से निकाल दिया। वह अपने छोटे बेटे को लेकर सादगी से रहने लगी। बेटा बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई और फिर राजू का जन्म हुआ। लेकिन राजू के माता पिता की मौत हो गई, इसलिए दादी ने ही उसे पाला। गंगा राजू से यह सब सुनकर राजू बहुत भावुक हुआ। वह दादी को फोन करके पूछता है कि आपने इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया। दादी उसे हिम्मत देती है और बोलती है कि तुम्हारे साथ दुर्गा माता की शक्ति है। इसके बाद राजू पूछता है कि वह विलन कनका राजू कहाँ मिलेगा। गंगा राजू बताता है कि उसकी आखिरी लोकेशन अनारसापुर के जंगल में मिली थी। राजू तुरंत भैरवी अपने मामा और ड्राइवर दोस्त के साथ जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में दूरबीन से देखते समय उसे वही पुरानी और डरावनी हवेली दिखाई देती है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। इसके बाद राजू, भैरवी, मामा और ड्राइवर उस पुराने हवेली के अंदर आते हैं। वहाँ दीवार पर कनका राजू की एक बड़ी तस्वीर लगी होती है। राजू समझ जाता है कि उसके दादा यहीं थे। वह हवेली की तलाश लेने लगते हैं। तभी उन्हें फिल्म की शुरुआत वाला आदमी एक कमरे में बंद हुआ मिलता है। वह मरा नहीं था। राजू जब एक कमरा खोलता है तो वहाँ खजाने का अंबार और वह सोने की संदूक दिखती है। जैसे ही राजू धन छूने वाला होता है, वार्ड बॉय चिल्लाता है, इसे मत छूना, जो भी उसे छुएगा वह मारा जाएगा। वह बताता है कि वह उस हॉस्पिटल का कर्मचारी था जहां राजू के दादा की मौत हुई थी। उसने लावारिस लाश समझकर उनके शरीर से कुछ सामान चुरा लिया, जिसकी सजा उसे यहाँ बंदी बनकर भुगतनी पड़ रही है। तभी हवेली में अपने आप एक पुराना वसीयतनामा और रिकॉर्ड प्लेयर चलने लगता है। उसमें कनका राजू की आवाज आती है जो बोलती है कि उसकी मौत के बाद उसकी संपत्ति सिर्फ इसी घर में रहेगी और जो इसे ले जाने की कोशिश करेगा उसका अंजाम बुरा होगा। राजू निडर होकर बोलता है, यह सब मेरी दादी का है और उनका इकलौता वारिस होने के नाते मैं इसे लेकर जाऊंगा।
तभी धुएं के बीच से कनका राजू का भूत प्रकट होता है। वह राजू को बताता है कि तुम यहाँ खुद नहीं आए, बल्कि मैं तुम्हें खींच कर लाया हूँ। मैंने तुम्हारी दादी के सपनों में आकर उन्हें मजबूर किया कि वह तुम्हें यहाँ भेजे। मेरा एक खास मकसद है जो तीसरी अमावस्या की रात को पूरा होगा। राजू अब डर जाता है और सब हवेली से भागने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें बाहर जाने का दरवाजा ही नहीं मिलता। वार्ड बॉय बताता है कि यह मायावी महल है, यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। वहाँ बिना पटरी के ट्रेन चलने लगती है और राजू मजाक में कहता है कि उसे हेलीकॉप्टर से भागना होगा। उसी रात कनका राजू अपनी पत्नी गंगा देवी के सपने में आता है और बोलता है कि मैं जंगल में अकेला हूँ, अमावस्या की रात मेरे पास आ जाऊं। जागते ही दादी घबराकर राजू को फोन करती है। राजू सबको समझाता है कि कान का राजू अभी दादी के पास गया है, वहाँ से वापस आने में उसे कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। तब तक हम सारा खजाना लेकर यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वह खजाने वाले कमरे में पहुँचते हैं, वहाँ उन्हें खजाने की जगह लाशों के कब्रें और जलती हुई चिता दिखाई देती है। वार्ड बॉय को याद आता है कि उसने यही कनका राजू की चिता जलाई थी। तभी चीता से कनका राजू का भूत खड़ा होता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। राजू और भैरवी एक कमरे में अकेले रह जाते हैं, जहाँ डर के बीच भी उनका रोमांस शुरू हो जाता है। अगले दिन वह रस्सी के सहारे बालकनी से भागने का फैसला करते हैं। राजू का ड्राइवर दोस्त जैसे ही रस्सी पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश करता है, बिजली का झट उसे बिजली का तगड़ा झटका लगता है और वह नीचे गिर जाता है। राजू हैरान रह जाता है कि उसके दादा ने हवेली के चारों तरफ बिजली का जाल बिछा रखा है। तभी हवेली में एक गाड़ी आती है, जिसमें बेसी मॉडर्न कपड़ों में अपने चर्च के एक भाई के साथ आती है। बेसी वहाँ अपने 3 लाख रुपए लेने आई थी। राजू उसे बताता है कि अंदर कमरा खजाने से भरा है। बेसी और वह भाई खजाने वाले कमरे में जाते हैं। वह भाई लालच में आकर सोने के गहने पहनने लगता है। तभी वह अचानक गायब हो जाता है। बेसी उसे ढूंढने के लिए एक डरावने ताबूत के पास पहुंचती है और वहाँ भूत को देखकर चिल्लाते हुए बाहर भागती है। राजू उसे बचाने के लिए गले लगाता है, जिससे भैरवी को जलन होने लगती है। थोड़ी देर बाद वह भाई भी डरते हुए बाहर आता है और बताता है कि भूत उसके साथ ताबूत में सो रहा था। बेसी डर के मारे प्रार्थना करने लगती है। तभी दादी का फिर से फोन आता है। वह पूछती है क्या दादाजी ठीक है। राजू उन्हें झूठ बोल देता है कि दादाजी बिल्कुल ठीक हैं और जल्द घर आएंगे। फोन काटते ही राजू देखता है कि कमरे में लगी दादाजी की तस्वीर से सच में भूत बाहर निकल रहा था। राजू बहुत डर जाता है, लेकिन अपना डर छुपाने की कोशिश करता है। राजू तय करता है कि वह बेसी को अपने दिल की बात बताकर रहेगा। दोनों एक कंबल के अंदर छुप जाते हैं। वहाँ राजू उसे बताता है कि पहली नजर में उसे बेसी से प्यार हो गया था। ये सुनकर बेसी खुश होती है, लेकिन भैरवी के बारे में वो पूछती है। तभी कंबल हटाकर ड्राइवर दोस्त बताता है कि उसने ही राजू का मन बहलाने के लिए भैरवी को बुलाया था। राजू साफ कर देता है कि भैरवी सिर्फ उसकी दोस्त है। उसके बाद बेसी भी अपना प्यार का इजहार कर देती है। बेसी और भैरवी एक साथ आती है तो राजू को लगता है दोनों लड़ रही होंगी। बात को घुमाने के लिए राजू अपने दादा के सिंहासन पर बैठ जाता है और दादा की आवाज में बात करने लगता है। तभी दादी का फोन आता है। राजू बात करते करते अचानक दादा की डरावनी आवाज में बोल पड़ता है, मैं मर चुका हूँ और अमावस्या तक तुम सब भी मारे जाओगे। ये सुनकर सब डर जाते हैं और दादी की तबीयत बिगड़ जाती है। राजू तुरंत बात संभालने के लिए बोलता है कि वह तो बस मजाक कर रहा था। अब राजू तय करता है कि इस भूत को भगाना ही होगा। बेसी एक डॉक्टर के बारे में बताती है, जिसका नाम डॉक्टर पद्मा भूषण है। वह एक साइकोलॉजिस्ट है, साथ साथ आत्माओं के रहस्य को भी सुलझाते हैं। डॉक्टर पद्मा भूषण हवेली में आते हैं और दीवारों पर बने निशानों को देखकर समझ जाते हैं कि कनका राजू सबको हिप्नोटाइज करके फंसा रहा है। वो बताते हैं कि कनका राजू कोई साधारण तांत्रिक नहीं है, उसने दिमाग के साथ खेलने वाला जाल बिछाया है। राजू जब बाहर निकलने का रास्ता पूछता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग के अंदर एक नई दुनिया बनानी होगी और अपनी सोच से इस डर को हराना होगा। डॉक्टर पद्म भूषण राजू को अपने दिमाग में एक अलग दुनिया सोचने के लिए बोलते हैं। राजू सोचता है कि वह समुद्र के किनारे मोती चुन रहा है। डॉक्टर पद्म भूषण चाय के कप से आवाज करके राजू को एक काल्पनिक दुनिया में ले जाने की कोशिश करते हैं। राजू वहाँ मोती तो ढूंढ लेता है, लेकिन अचानक उसका ध्यान बहुत सारे खून की तरफ चला जाता है। वह खून का पीछा करते हुए उसी मना किए हुए कमरे में पहुंचता है। वहाँ राजू देखता है कि एक कुएं के पास उसके दादा लोगों का गला काट रहे थे। ये देखकर राजू डर जाता है और होश में आ जाता है। वो डॉक्टर को सब बताता है, जिसके बाद सब मिलकर उस कमरे में जाते हैं। वहाँ सच में एक कुआं होता है। जब वह कुएं की रस्सी खींचते हैं तो उसके साथ कई लाशें बनी हुई निकलती हैं, जिनमें से कुछ के सिर भी नहीं थे। वो भयानक मंजर देखकर सब कमरे से बाहर भाग जाते हैं। डॉक्टर पद्म भूषण अकेले उस कमरे में रुकते हैं। तभी कनका राजू की आत्मा प्रकट होती है और बोलती है कि मैंने आपको अपनी सच्चाई बताने के लिए यहाँ बुलाया है, मुझ पर रिसर्च करने के लिए नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब कनक राजू डॉक्टर की पोती का रूप लेकर उन्हें डराने और हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। डॉक्टर अपनी पोती के मुंह में फंस जाता है और उन्हें अपनी हार का एहसास होता है। वह बाहर आकर अपनी पत्नी से कहते हैं कि कनका राजू बहुत ताकतवर है और उसे हराना नामुमकिन है। राजू पूछता है कि अब बचने का उपाय क्या है। डॉक्टर बताते हैं
कि अब सेल्फ हिप्नोटाइज होकर खुद का भ्रम पैदा करना होगा। वो इसे समझाने के लिए एक धार्मिक ग्रंथ से शाहिस्ता चक्र के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन तभी उस किताब में अपने आप आग लग जाती है। कनका राजू की आत्मा डॉक्टर को बहुत टॉर्चर करती है और हवेली से बाहर फेंक देती है। बेसी यह सब देखकर बहुत दुखी होती है। राजू उसे दिलासा देता है। तभी वहाँ भैरवी आती है। भैरवी राजू से कहती है कि तुम मुझे लव बाइट देते हो और प्यार किसी और से जताते हो। ये सुनकर बेसी भड़क जाती है। राजू बात पलटने के लिए सबको सेल्फ हिप्नोटाइज करने को बोलता है। वो कहता है सब आंखें बंद कर लो और सोचो कि हम एक जहाज पर हैं। इसी तरह वो सब गेट की तरफ बढ़ते हैं। तभी राजू को कुछ मुलायम सा महसूस होता है। आंख खोलकर देखता है तो सामने अनीता खड़ी थी। अनीता बताती है कि वह राजू को अपना होने वाला पति मानती है। अब बेसी, भैरवी और अनीता तीनों राजू पर अपना हक जताने लगती हैं। राजू तीनों के साथ जमकर डांस करता है। इसी बीच गंगा राजू के पास एक फोन आता है जो असल में भूत ने किया था। फोन पर कहा जाता है कि कनका राजू अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और अपनी पत्नी से मिलना चाहता है। अगले दिन दादी मंदिर में पूजा करने जाती है। वहाँ उनके साथ कुछ बुरा होता है। तभी उन्हें गंगा राजू मिलता है। गंगा राजू उन्हें बताता है कि कनका राजू बीमार है और राजू ने उन्हें बुलाया है। ये सुनकर दादी को गहरा सदमा लगता है और उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। गंगा राजू हॉस्पिटल में राजू को फोन करता है और पूछता है, तुमने कल मुझे फोन क्यों किया था? राजू हैरान होकर कहता है, मैंने तो कोई फोन नहीं किया और दादाजी तो बहुत पहले ही मर चुके हैं। ये सुनकर दोनों समझ जाते हैं कि यह कनका राजू की बहुत बड़ी चाल थी। राजू हॉस्पिटल पहुंचता है और अपनी दादी की हालत देखकर टूट जाता है। वह गंगा राजू से बात करना चाहता है, लेकिन गंगा राजू उसे देख नहीं पाता। तभी वहाँ कनका राजू का भूत आता है और बोलता है, तुम अभी भी मेरे भ्रम में हो। आज अमावस्या की रात को तुम्हारी दादी मर जाएगी। कनका राजू अपनी राज खोलता है। मरने से पहले वह एक तांत्रिक के पास गया था और पुनर्जन्म का रास्ता पूछा था। तांत्रिक ने बताया था कि अगर उसकी पत्नी की मौत नेचुरल डेथ होगी तभी उसका पुनर्जन्म होगा और वह अपनी सारी संपत्ति फिर से भोग पाएगा। राजू गुस्से में पागल होकर हवेली के खजाने वाले कमरे में आग लगा देता है। वह कनका राजू से बोलता है कि जिस संपत्ति के लिए तुमने ये सब किया मैं उसे ही जला दूंगा। लेकिन कनका राजू हंसकर बोलता है, यह भी मेरा भ्रम है। तुमने आग पैसों में नहीं बल्कि अपनी दादी के पैरों में लगाई है। राजू देखता है कि सच में दादी के पैर जल रहे हैं। वो बुरी तरह घबरा जाता है और खुद को संभाल नहीं पाता। कनका राजू को लगता है कि राजू अब पागल हो चुका है। राजू खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार नाकाम होता है और रोते हुए अपनी दादी से माफी मांगता है कि वह उन्हें बचा नहीं पाया। तभी राजू को गंगा राजू की पुरानी बातें याद आती हैं कि उसकी दादी कोई साधारण औरत नहीं बल्कि देवनगर साम्राज्य की महारानी गंगा देवी है। राजू खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज करता है और अपने दिमाग की दुनिया में अपनी दादी को देवनगर की शक्तिशाली महारानी के रूप में देखता है। दादी राजू को राजा साहब कहकर बुलाती है। राजू दादी से कहता है कि एक शैतान आपको परेशान कर रहा है, उसका क्या करूं? दादी आदेश देती है उसे खत्म कर दो। अब राजू निडर होकर पूरी संपत्ति में आग लगा देता है। ये देखकर कनका राजू घबरा जाता है और राजू को मारने के लिए अपना पालतू क्रोकोडाइल भेजता है, लेकिन राजू बहादुरी से लड़ता है और उसे भी मार डालता है। कनका राजू अब अपनी जादुई सेना भेजता है। राजू जैसे ही किसी सैनिक को मारता है उसे खुद दर्द होता है। कनका राजू हंसते हुए कहता है, तुम खुद को ही मार रहे हो। तब राजू दिमाग लगाता है और उन सैनिकों की मूर्तियों में आग लगा देता है, जिससे वह खुद चोटिल होने से बच जाता है। इसके बाद कनका राजू रेत का तूफान लाता है जिसमें राजू डूबने लगता है। तभी उसे दादी की आवाज सुनाई देती है, उठो राजा साहब, सब तहस नहस कर दो। दादी की बात सुनकर राजू रेत से बाहर निकलता है और महल में आग लगा देता है। कान का राजू कमजोर पड़ने लगता है और तांत्रिक बैरागी को मदद के लिए बुलाता है। बैरागी बताता है कि राजू अब शाहिस्ता चक्र की शक्ति हासिल कर रहा है और अगर वह पूरी तरह सफल हो गया तो भगवान की मर्जी से तुम्हारा अंत पक्का है। कनका राजू तांत्रिक से कहता है कि तुम मुझे अपने अंदर संभालो और राजू को खत्म करो। दोनों मिलकर एक हो जाते हैं और राजू को डराने के लिए उसकी दादी की जलती हुई चिता का भ्रम दिखाते हैं। राजू को दादी की एक बात याद आती है कि अगर दादा नहीं मिले तो वह मर जाएगी। ये सोचकर राजू कमजोर पड़ जाता है और अपने हाथ से आग की मशाल गिरा देता है। तभी कनका राजू और बैरागी मिलकर एक बहुत बड़ा भयानक राक्षस बन जाते हैं। वह राक्षस राजू को अपने हाथ की मुट्ठी में पकड़ लेता है और उसे निगलने की कोशिश करता है। उसी काल्पनिक दुनिया से दादी राजू को याद दिलाती है कि तुम देवी दुर्गा के अंश हो, तुम हार नहीं सकते। दादी जब वहाँ पूजा शुरू करती है तो राजू को दैवीय शक्ति मिलती है। वह शाहिस्ता चक्र की शक्ति को पूरी तरह हासिल कर लेता है। वह अब ईश्वर का अंश बन चुका था और देवताओं की इच्छा से उस राक्षस यानी कान का राजू का अंत कर देता है। वह विशाल राक्षस नन्हे से राजू के सामने हार जाता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है राजू अपनी दादी और अपनी तीनों गर्लफ्रेंड के साथ अपने मरे हुए दादा की पूजा करने आता है। वहाँ जब दादा को अपने पति की फोटो दिखाई जाती है तो वह कहती है, ये कौन है? मैं तो उसे नहीं पहचानती। दादी की याददाश्त जाने और दादा को भूल जाने पर राजू बहुत खुश होता है क्योंकि अब दादी सुकून से रह पाएगी। घर पर एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है।
तीनों गर्लफ्रेंड्स दादी से पूछती हैं कि राजा साहब कहाँ हैं। राजू छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है और उनसे बचने के लिए अपनी जादुई शक्ति से उड़कर दूसरी जगह चला जाता है। वहाँ राजू को एक जोकर दिखाई देता है जिसकी शक्ल बिल्कुल राजू जैसी ही है। अब ये जोकर है कौन, ये फिल्म के अगले हिस्से द राजा साहब 2 में दिखाया जाएगा। सच कहूँ तो यह फिल्म किसी कार्टून जैसी लगती है। ऐसा लगता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं।